हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनबीएस ऑल पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पर और सभी के लिए जो नहीं भी लिखी हुई है सभी के लिए हम 500 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपका 8 मार्च को जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले परसों तक मैं आपको ये जो है कंप्लीट करा दूंगा 7 मार्च तक। ठीक है, तो 500 जीके देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में है। और दोस्तों ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपका एनबीएस भी टीसीएस ले रही है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। दोस्तों एनवीएस में आने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चन की, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों इसका ये पार्ट 1 है, टोटल 5 पार्ट आएंगे, प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ से आपको आपकी तैयारी देखने को मिलेगी कि कितना अभी आपने तैयार किया है, क्या आप टीसीएस के क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं देते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट की एक वीडियो डाली थी, उसको जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो को एनवीएस की प्लेलिस्ट में चैनल पर मिल जाएगी। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसको देख के आपको जो है कुछ अच्छी बात मैंने बताई है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इससे पहले मैं ऑलरेडी 1000 जीके जीएस क्वेश्चन करा चुका हूँ 4 पार्ट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वो भी देख लीजिए। इसके अलावा देखिए, एनबीएस के 2 वीडियो हमारे हैं जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड है, बड़े बड़े वीडियो 300 कंप्यूटर के। एक है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र था। और एक और है, वो है दैट इज रामबाण। ठीक है, ये रहा। तो अगर आप ये दोनों 600 वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो हमने 12-13 पार्ट अभी तक हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है, अगर टाइम हो तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो भी पीडीएफ्स वगैरह होती है वो अपडेट की जाती है, तो इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टा पर हमें पूछ सकते हैं आप। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था मैंने। अगर आपका एग्जाम 8 मार्च को है, 9 मार्च को है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक सेफ स्कोर देख लीजिए कि इतने तो आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं, तभी आप एक सेफ जोन में रह सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सभी वीडियो आपको जो है हमारी चैनल पर जाएंगे तो एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पार्ट 13 कंप्यूटर का अपलोड हो गया, ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है। इसको जाएंगे तो सभी वीडियो में जो भी डालता हूँ इसी के अंदर आपको मिलती है। लगभग 80 से ज़्यादा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं, अपना जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ करेक्शन कराना चाहता हूं, जो कि आपके द्वारा हमें सूचना दी गई थी। शायद हमने गलती से आपको बता दिया था। देखिए, एक क्वेश्चन था, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है। वहां पर शायद मैंने नॉर्मन वॉरलॉग आपको बता दिया था, जो कि विश्व के थे। ठीक है, और आपके पूछे भारत में कौन था हरित क्रांति के जनक, तो वो थे आपके एमएस स्वामीनाथन। 1966 से 67 के दशक में जो है आपका हरित क्रांति की आई थी। ठीक है, एक ये करेक्शन था। और दूसरा था एटीएम का फुल फॉर्म, शायद मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दिया हुआ। तो ये ऑटोमेटेड होता है, वो कभी कभी क्या टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है आपका ये होगा एटीएम का। इसके अलावा एक सीडीआर का था, तो ये था कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल नहीं होगा। रीराइटेबल होता है आपका आरडब्ल्यू का, बाकी जो आर होता है इसका होता है आपका रिकॉर्डेबल। ठीक है, चलिए, और एक और क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपके द्वारा बताया गया था। हालांकि ये गलत नहीं था, ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये की थी आपकी गोल्ड स्ट्रीम ने। अगर नाम पूछे नाम किसने दिया, तो ये दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो सभी ही मैंने करेक्शन आपको करा दिए। अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन लगता है तो आप बिल्कुल बता दिया करें, मैं उसको जरूर करेक्ट करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये हमारे एनवीएस के क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पर उससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आखिरी बार, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और अगर लेने का सोच रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के पास ले सकते हैं। 480 ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम आपको मिल जाता है। अगर आपका एनवीएस में काम नहीं भी आता, वैसे तो काम आएगा ही आएगा, इतनी सारी पोस्ट है। साथ साथ एमटीएस अभी लगभग आपके पास 5 तारीख हो गई, तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 को तो आपका एग्जाम ही है। बाकी जिसका 9-10 को है तो उसके पास 4 से 5 दिन है। अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट भी देते हैं तो कहीं ना कहीं आप 4 से 6 टेस्ट दे लेंगे। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। शायद ये भी पता चल जाए कि अभी कौन सा सेक्शन कमजोर है, तो अभी 2-3 दिन है तो आप उस सेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट बार मैं बताऊंगा, आज ही के दिन बताऊंगा, कल से मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो आगे भविष्य में भी काम आएगा, क्योंकि 1 साल का होता है और काफ़ी सारे एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे सभी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। अगर आपको ये परचेस करना है दोस्तों, तो आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इसके आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो अब आप वहाँ से जाकर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये वाला, तो 399 का था, यहाँ पर आपको 349 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट बार है, आप ले लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम में क्या एक्चुअल मार्क्स आने वाले हैं। चलिए हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तो दोस्तों, जो हमारा जैन धर्म है इसमें जो है 24 तीर्थकर हुए थे।
अगर जैन धर्म के पहले तीर्थकर की बात करें तो वो थे ऋषभदेव, और जो 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ वगैरह हैं उनको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, त्रिरत्न। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जैन धर्म के जो सबसे बड़े मूर्ति है वो कहाँ है, तो वो है आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जो कि आपकी गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी? गोमतेश्वर की। कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, सो सारी ही डिटेल मैंने दे दी। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई पता नहीं कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो 21 जून है आपका, 21 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है इस सन 2015 से की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 2021 की यदि हम इसकी थीम की बात करें तो दोस्तों वो थी आपकी योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, योगा फॉर वेलबींग या वेलनेस, ये आपकी थीम थी 2021 वाली। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की? तो इसको मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए थे, वहां पर भी बताया था कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा सन 1828 में, कब? सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और सन 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का जो अंत है इन्होंने। दोस्तों अगर हम और डिटेल की बात करें कि राजा राम मोहन राय, देखिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ब्रह्म समाज तो मैंने बता दिया 1828 में, सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। इसके अलावा जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे इसके प्रणेता थे, और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको राजा राम मोहन राय से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो सरोजिनी नायडू हैं ये इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और इसकी जो उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इन्हीं की याद में 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इनकी कुछ फेमस बुक हैं, 3 फेमस बुक हैं। पहली है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरी है द वर्ड ऑफ टाइम, और तीसरी है द ब्रोकन विंग। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है इनके बारे में याद रखनी है। और इन्होंने दोस्तों एक अधिवेशन भी किया था जो था आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1925 वाला कानपुर अधिवेशन। चलिए अगला है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन थे? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW के जो आविष्कारक थे ये थे आपके टिम बर्नर्स-ली। ये तो मैंने बताई आपको, सन 1989 में इन्होंने खोज की थी। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गीत सेठी जो है ये किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों गीत शेट्टी जो है ये बिलियर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पंकज आडवाणी भी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, वो भी यही खेल खेलते हैं। अगला है दोस्तों, भारत देश के किस राज्य में महिला साक्षरता जो दर है ये न्यूनतम है? तो दोस्तों जो आपका बिहार है यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर है जो न्यूनतम है, और ओवरऑल अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो भी बिहार में ही न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम। और सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। दोस्तों देखिए जनगणना 2011, क्योंकि जनगणना से आपका 1-2 क्वेश्चन डेफिनेट है कि आता ही आता है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर पूछ ले भारत में नियमित जनगणना यानी रेगुलर जनगणना कब हुई थी? तो ये सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1872 में लॉर्ड मेयो अनियमित, और नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो सन 1951 में, 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष पूछा जाता है तो ये था 1921, जिसे बेसिकली 1911 से 21 के बीच का माना जाते हैं। अगला है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा था? तो ये था सन 1951। अगला है, जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात आपकी जो है हर वर्ष जनगणना की जाती है। साथ ही साथ जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं डेमोग्राफी। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो देश की 15वीं नंबर की थी, वहीं स्वतंत्र भारत की आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, ओवरऑल 15वीं थी, अगर स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं थी। अगला है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य काफ़ी पूछा जाता है, तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और टोटल इसके अंदर जो प्रश्न शामिल थे वो थे 29। अगर पूछे जनगणना का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों शुभंकर जो था ये था प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम जनगणना कमिश्नर जो थे ये थे W
प्लाडेन। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कौन थे, तो ये थे R.A. गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 53 में बने थे, ठीक है। प्रथम पूछे तो डब्ल्यू प्लाडेन। अगर स्वतंत्र भारत के पूछे तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। अगर पूछ ले वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ये बदल गए, तो ये याद मत रखिएगा आप, ठीक है। अगला है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों जाति को आधारित जनगणना है जो ये हुई थी सन 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों बनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई को 1987 को विश्व की जो जनसंख्या है ये 5 कुछ अरब हुई थी, शायद 5 अरब की समथिंग हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला है कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये मैं पहले ही बताई थी 121.08 करोड़। चलिए अगर पूछे भारत में विश्व जनसंख्या के कितना भाग है, यानी कि टोटल विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत का कितना हिस्सा है, तो वो है 17.5% पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। अगला है पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों पुरुष की जो जनसंख्या वो है 62.32 करोड़, जो कि है 51.47%। महिला 58.75 करोड़, जो कि है 48.53%। अगर पूछे 10 की वृद्धि, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों 10 की वृद्धि, तो ये थी 17.7%। ध्यान रखिएगा 17.7% जो है 10 की वृद्धि थी। अगला है वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64। चलिए अगला देख लेते हैं हम, पुरुष जनसंख्या ये देख ली, वार्षिक भी देख ली। अगला है कुल साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी दोस्तों, तो ये थी 73%। वहीं पुरुष की बात करें तो 18.9%, 80.9। वहीं महिला की बात करें तो ये थी 64.6%, ठीक है। तो ओवरऑल 73 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 80.9 पुरुष की थी, महिला की जो थी वो थी 64.6, ठीक है। अगला है लिंगानुपात कितना था, तो 943 महिलाएं थी 1000 पुरुष पर, यानी कि 943 लिंगानुपात था। शिशु लिंगानुपात कितना था, 0 से 6 वर्ष का होता है, जो था 919, 943 महिला का था, वहीं 919 जो है आपका पुरुष का था। अगला है जनसंख्या घनत्व कितना था, तो ये था आपका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था, तो ये था केरल का 1084। वहीं न्यूनतम पूछे तो हरियाणा का था 879, कितना था 879, और 1084 केरल का था, ठीक है। अगला है दोस्तों सर्वाधिक केंद्र शासित वाला लिंगानुपात कौन था, तो ये था पुडुचेरी, यहाँ पर 1037 था, कितना 1037। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कौन था, तो ये था दमनदीप, जो कि था 618। अगर पूछ रहे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये पहले भी बताया मैंने, तो ये था बिहार का 1106। न्यूनतम था अरुणाचल प्रदेश का, जो कि था 17। सर्वाधिक केंद्र शासित का जनगणना कौन सा था, तो ये था दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनगणना था तो वो था अंडमान निकोबार। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या, सबको मालूम है उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ के समथिंग है, ठीक है, 19.98। अगला है न्यूनतम जनसंख्या, तो ये है सिक्किम की 6.11 लाख। अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित जो जनसंख्या, ये दिल्ली की है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या ये लक्षद्वीप की है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला जो था वो जनघनत्व था, ये आपकी जनसंख्या है। अगला है एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी थी, तो ये था आपका नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या दर जो है ऋणात्मक हो गई थी, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जो सर्वाधिक साक्षरता है वो किसकी है, तो अभी मैंने बताया था कि जो है ये केरल की है, जो कि है 94%। अगर देखिए जो ओवरऑल पूछे तो वो थी हमारी कितनी 73 थी, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये थी कहाँ गई, ये 73 ओवरऑल थी, ठीक है। पुरुष की पूछे 18.9 थी, महिला की पूछे 64.6 थी। अगर सर्वाधिक पूछे किस राज्य की थी, तो वो था आपका केरल 94%, ठीक है। कितनी थी 94%। न्यूनतम साक्षरता थी बिहार की जो थी 61.8, कितनी थी 61.8, ठीक है। और पूछ ले न्यूनतम महिला साक्षरता जो थी बिहार की, अभी मैंने बताया 51.5। सर्वाधिक केंद्र शासित जो कि जिसकी साक्षरता दर थी वो था लक्षद्वीप 91.85, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर वाला ये था दादर नागर हवेली, लिंगानुपात भी न्यूनतम यही था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो ये ठाणे महाराष्ट्र, ठीक है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे अधिक जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र। और अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। टोटल 75 जिले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों देखिए मैंने पूरी डिटेल इसलिए दी जनगणना की क्योंकि जनगणना से हमेशा क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, इसलिए मैंने पूरी जनगणना की डिटेल आपको दी थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में अधिक होती है, तो दोस्तों फॉस्फोरस की तुलना में जो परमाणु संख्या है ये क्लोरीन की अधिक होती है, ठीक है, ये साइंस का है। अगला है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर को नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में 2 मेंबर नियुक्त किए जाते थे, बट अभी इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला है
विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे जो है प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मिल्क। अगर पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय वाला मनाते हैं आप 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही आप विधि दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अगला है, इनमें से किस राज्य में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? तो मैंने बताया था जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जो पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और इन्होंने ये जो है ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जो कि पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। चलिए अगला है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस की ABCD ये शायद 4 प्रकार का होता है, और ये होता है वायरस से। किस होता है? वायरस से। तो आपका आंसर हो जाएगा वायरल। ठीक है, वायरस से होता है। और अभी सन 2020 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए दिया गया था। चलिए अगला है, सबरीमाला जो है आपका एक हिंदू तीर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला जो है ये केरल के अंदर स्थित है। और एक बाघ अभ्यारण्य भी पूछा जाता है कि किस बाघ अभ्यारण्य में, तो है पेरियार। तो देखिए 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि बाघ अभ्यारण्य में स्थित है। या फिर ये पूछ लेगा कि पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बता देंगे केरल में। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो सबरीमाला है इसके मंदिर के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मकर बिलक्कू। क्या बोलते हैं? मकर बिलक्कू। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों त्यौहार है। ठीक है, अगला है, इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगला है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों चावल है, तिलहन है, मक्का है, दाल है। तो दोस्तों पीली क्रांति की बात करें तो दाल कैसी होती है दोस्तों? दाल आपने देखी होगी अरहर वाली पीली होती है। तो बस तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, सॉरी तिलहन सरसों, सॉरी गलत बता दी मैंने, सरसों से। ठीक है, तो सरसों पीली होती है, तो तिलहन उत्पादन से आपका पीली क्रांति। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? पपड़ी कह लो या परपटी कह लो, इसमें जो है मुख्य रूप से शामिल है आपका सिलिका। सिलिका जो है पाया जाता है। अगला है, इनमें से किसने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों अगर बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और दोस्तों बात करें इसका जो दोस्तों पहला कब हुआ था? 1885 में, अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और दोस्तों अगर बात करें इसमें जो सदस्य शामिल हुए थे, जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 सदस्य शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा 72। ठीक है, चलिए अगर हम और बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो वो भी आपकी होती है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की आपकी स्थापना की गई थी। और A.O. ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, चलिए। और इस समय जो वायसराय थे, मैंने इससे पहले ही बताया था, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में, तो इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। चलिए दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक आपका निकल कर आता है 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा? 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें जो आपका अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो कांग्रेस है ये 2 भागों गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। इसके बाद होता है 1916 का अधिवेशन, जिसमें जो है फिर से एक हो गई थी, और ये हुआ था आपका लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए और चलिए अब इतना ही देखते हैं, फिर बाकी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मगर ज़्यादा डिटेल दी दो। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त किया गया था? दोस्तों जो आपका मेगास्थनीज है इसके द्वारा भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया था। और मेगास्थनीज कौन था? तो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया हो। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 7। चलिए अगला है दोस्तों, जीवन में वाक्य का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों जीवन में जो वाक्य का महत्व होता है वो होता है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। जो आपके भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पूछने की पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, कि इनमें से कौन
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। दोस्तों ये इसलिए भी अभी इम्पोर्टेंट है, मैं बताने वाला हूँ अभी, रुकिए। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसके जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसके साथ साथ अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खां भी ये भी शामिल थे। ठीक है, बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ज़्यादा आता है। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल ही में सन 2021 में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है अब इसका कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, इनमें से कौन एटक के पहले अध्यक्ष थे? एटक यानी कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, एटक, आई। ठीक है, एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापारी संघ इस तरीके से था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एटक के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे ये एटक के पहले अध्यक्ष थे। चलिए मैं आपको डिटेल दे देता हूँ उसकी। तो दोस्तों देखिए, जो एटक है इसकी जो स्थापना है सन 1920 में तो की गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे। 1920 में स्थापना होती है और इसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है, यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं उनका एक पुराना संघ है। वर्तमान में कौन सा चलता है दोस्तों? तो वर्तमान में फिक्की चलता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है संजीव मेहता। अभी आईसीआर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, संजीव मेहता 1927 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय झंडा है, पहली बात तो इसे कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसे जो है आपका 24 जुलाई, ठीक 2 दिन पहले अपनाया गया था, 24 जुलाई 1947 को। एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों इसे जो है 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। ठीक है, 1947 को अपनाया गया था, लगभग एक महीने पहले, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और अगर बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका 3:2। अगर आपसे पूछ ले, इसको चेंज करके दे दे, आपसे पूछ ले चौड़ाई और लंबाई, वो यही खेल खेलता है आपकी बार, तो वो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है वो, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई लंबाई। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है? तो अभी तक जो है वो है गतिमान एक्सप्रेस। आगे चल के आपकी जो बुलेट ट्रेन है वो हो जाएगी, जो कि आपकी चलेगी अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई। और आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जो बुलेट ट्रेन है ये किसकी मदद से बनाई जा रही है दोस्तों? तो जो आपकी बुलेट ट्रेन है ये आपकी जो है जापान की मदद से बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों अगला है, इनमें से किस राज्य की राजधानी जो है ये गंगटोक है? तो दोस्तों जो आपका सिक्किम राज्य है इसकी जो राजधानी है वो है गंगटोक। दोस्तों आपको क्या करना है, सभी राज्य और राजधानियां रट के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उनके राज्यपाल कौन है? ठीक है, अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है दैट इज प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, अगर यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो वो है गंगा प्रसाद। कौन हो जाएंगे? गंगा प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इस अगर बात यह है कि जो सिक्किम है ये भारत का पहला जैविक राज्य है। क्या है? जैविक खेती करने वाला राज्य, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, अगले इसके पहले हो गए ना, एक और है दोस्तों, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो अमर्त्य सेन है इन्हें एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। और इसे ये जो है इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। चलिए अगला है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे नीचे की सतह को क्या कहते हैं? तो काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, जो क्षोभ मंडल है इसको हम वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं। और जो आपकी ओजोन परत है ये समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत। अगला है, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। अगला है, इनमें से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसे पागल सुल्तान भी बोला जाता है। ठीक है, पागल सुल्तान, पागल राजा, इस तरीके से इसको उपाधि दी गई है, क्योंकि यह एक असफल राजा था। इसकी जो भी योजनाएं आती थी वो असफल हो जाती थी। ठीक है, और इसका जो एक और नाम था दैट इज जूना खां। ठीक है, जूना खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर बात करें दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था दैट इज गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश करना। कोशिश यार करना क्या, पूरा मतलब कर ही देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन की जगह आपको लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 500 की जगह ये 1500 क्वेश्चन होने वाले, क्योंकि आपको आप देख ही रहे होंगे मैं एक क्वेश्चन में कितनी सारी आपको डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मान के चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लग भी रहा होगा देख के कि लेवल इनका लेवल है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, किस महापुरुष ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो इससे पहले मैंने 1000 क्वेश्चन कराए थे, उसमें बताया था कि जो आर्य समाज है इसकी जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने ही जो है आपका वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक बुक है दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। क्या बुक है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला है, इनमें से किस राज्य की जो राजधानी है वो देहरादून है? तो दोस्तों जो देहरादून राजधानी है किसकी है? तो ये है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो कैपिटल है दैट इज देहरादून। दोस्तों अभी एक नया क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए जो गैरसैंण है, गैरसैंण ये किसकी राजधानी है? तो ये भी उत्तराखंड की राजधानी है। हाल ही में सन 2021 में से जो उत्तराखंड है उसकी ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों की राजधानी बनाया गया है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को। अगर बात करें यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी, ठीक है। और आपसे पूछ ले यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अभी न्यू बने हैं दैट इज गुरमीत सिंह, ठीक है। गुरमीत सिंह, ध्यान रखिए गुरमीत सिंह। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों जो बाबर था जो कि आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 1526 में कब बाबर ने जो है सन 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और सबसे पहला जो युद्ध है इसका पानीपत का प्रथम युद्ध वो 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इससे जो है ये मुगल साम्राज्य की जो सत्ता स्थापित कर लेता है। और इसने बाबर को जो है सर ए पुल के युद्ध में जो है सहवानी खां ने परास्त किया था। जो सहवानी खां था इसने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित कर दिया था। ध्यान रखिएगा सहवानी खां। अगला है दोस्तों, एक और है, हाँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है सन 1905 में की गई थी, महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 पुणे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इससे पहले मैं बताया था लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट, विजय घाट, ठीक है। विजय घाट है जो इनकी समाधि है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर का, एक मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है? तो मैंने बताया था 1024 जो है किलोबाइट होती है एक मेगाबाइट में। अगला है, इनमें से किस राज्य की राजधानी चेन्नई है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चेन्नई है ये तमिलनाडु की राजधानी, किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है। सीएम की बात करें तो अभी वर्तमान में नए बने थे दैट इज MK स्टालिन। कौन थे? MK स्टालिन। और यहाँ गवर्नर की यदि हम बात करें तो दोस्तों गवर्नर जो थे यहाँ के, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों गवर्नर जो थे यहाँ के वो थे आपके RN रवि। कौन थे? RN रवि। और यहाँ पर बृहदेश्वर का मंदिर है तंजौर तमिलनाडु के अंतर्गत, मीनाक्षी मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर है, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए अगला है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी आपका कहाँ होता है? तमिलनाडु में। जो आपका भरतनाट्यम नृत्य शैली है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, और दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका एकमात्र अधिवेशन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसलिए काफ़ी पूछा जाता है NTPC में। तो मान के चलिए प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने किस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो था आपका 1924 का कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन। कौन था? बेलगाम अधिवेशन था जो कि सन 1924 में किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले कि इनमें से किसकी कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है? दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। अगला है, इनमें से कौन द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों द अनसीन इंदिरा गांधी जो बुक है ये डॉक्टर PK माथुर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों,
इनमें से किस राज्य की जो राजधानी है वो अगरतला है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 4 तो मैंने करा ही दिए, इसी तरीके जितने मतलब लगभग 10 12 इसके अंतर्गत मैं आपको राज्य राजधानी करा ही दूंगा, ठीक है। तो जो अगरतला है ये त्रिपुरा की राजधानी है। किसकी? त्रिपुरा जो है आपका, इसकी जो राजधानी है वो है आपकी अगरतला। अगर सीएम की बात करें तो वो है बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब देव, ठीक है। अगर गवर्नर की बात करें तो दोस्तों वो है आपके एस एन आर्य, यानी कि सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इसके लेखक कौन है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं बिपिन चंद्र, ठीक है। बिपिन चंद्र के द्वारा द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स लिखा गया है। अगला है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों आपने एक दशरथ मांझी वाली डायलॉग सुना होगा, या आप मूवी देखी कि उसमें वो चट्टान को काटकर पूरा पहाड़ को काट देता है और बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको भी बिल्कुल लगे रहना है एग्जाम को कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार को चट्टानों काटकर जो बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला है ये बिहार में पाई जाती है। चलिए अगला है एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक के रूप में आपका एजिथ्रोमाइसिन, कौन सा? एजिथ्रोमाइसिन का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक किस दवा में यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक की जो दवा है वो है एजिथ्रोमाइसिन। अगला है टेमेरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों टेमेरिंडस इंडिका जो है ये आपका इमली का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे मानव का क्या है तो मानव का हो जाएगा होमोसेपियंस, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो टेमेरिंडस इंडिका इमली का हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस तत्व का न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, कम होता है? तो दोस्तों जो सबसे कम गलनांक होता है वो होता है आपका फ्लोरीन का, ठीक है। चलिए अगला है कंप्यूटर में ALU की फुल फॉर्म, ये तो आपको रटी गई होगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो ये भी बता दिया, जैन धर्म थे, ठीक है। पहले थे ऋषभदेव और जो लास्ट थे 24वें वो थे महावीर स्वामी। अगला है दोस्तों मुद्रास्फीति किस स्थिति में होती है? दोस्तों मुद्रास्फीति उस स्थिति में होती है दोस्तों कि जब आपकी चीज़ें महंगी होने लगे, ठीक है ना। समय के साथ साथ आपकी चीज़ें महंगी हो जाए उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम का ऑप्शन सही लगेगा कि समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि, तो उसे ये बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है आपका समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि जो होती है आपकी ये मुद्रास्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन कहलाती है, ठीक है। महंगाई वृद्धि, इसे महंगाई वृद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे इकोनॉमिक्स से भी हर शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। चलिए दोस्तों अगला है हमारा कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो दोस्तों आपकी वैसे होती है आपकी CFC, जो कि आपकी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा है CCl2F2, ठीक है। CC12F2 जो है आपकी ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किस बीमारी के कारण होते हैं? तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? ना तो ये वायरस से होता है, ना ही जीवाणु से होता है यानी कि बैक्टीरिया से होता है, ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ में भी कौन सा? तो प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसकी दवाई किससे बनती है? तो एक पौधा आता है सिनकोना सिनकोना के पौधे से दवाई बनती है जिसे कुनैन बोलते हैं, कुनैन, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये जो मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है? तो दोस्तों जो तिरामिसू है ये भारतीय खाद्य नहीं है। इमरती आपने खाई होगी, फिरनी भी खाई होगी। अब ये दोनों तो नाम कुछ अटपटे लग रहे हैं, बाकी जो तिरामिसू है ये भारतीय खाद्य नहीं है, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा तिरामिसू जो खाया नहीं जाता, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नदी है। तो सतलुज तो है ही है जो कि पंजाब में है, जिस पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। कौन सा? आपसे पूछेगा भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है पंजाब में। बाकी रावी होगी, झेलम हो गई, ये पंजाब से गुजरती है। जो गंगा है ये नहीं गुजरती, ठीक है। गंगा आपकी उत्तराखंड हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सी रेखा
भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया था दोस्तों, तो जो आपकी कर्क रेखा होती है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी बताई थी कि रात्रि में 36 बंगाली झाड़ू गुम है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की जो मेरे पहली वीडियो थी उसमें बताया था। अगला है, ट्रांसफार्मर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है बढ़ा सकता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती जो धारा है इसको बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज को बड़ा घटा सकता है, धारा को भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ ये ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो है ये ऊर्जा को बढ़ा, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, यह कार्य यह नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला है, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। एसएससी वगैरह हो गए, सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, है ना, और काफ़ी जितने भी एग्जाम टीसीएस लेता है उसके द्वारा जो क्वेश्चन होते हैं 500 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न होने वाले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के टेस्ट चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अगला है, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान में इसके 193 मेंबर हैं, और जो लास्ट है वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, और वो जो कि 193वां सदस्य है। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है, तो दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के मुख्य हैं। अगर दोस्तों बात करें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंतर्गत जो है टोटल मेंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके 15, टोटल 15 होते हैं, जिसमें जो होते हैं 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो है स्थायी होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर साल 5 नए चुने जाते हैं। भारत को 2020 और 21 के लिए चुना गया था, ध्यान रखिएगा 20-21 के लिए। अगर बात करें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो आपका एक हो गया यूएसए, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया आपका चाइना, और इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस, आपका ये 5 जो है आपके सदस्य हैं, स्थायी मेंबर है। इनके पास वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है, वीटो पावर। ठीक है, तो देखिए चीन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, भारत नहीं है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे चुका हूँ। चलिए अगला है, भारत देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश है। तो दोस्तों भारत देश में जो शिक्षा का अधिकार है एक मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मूलभूत या मौलिक अधिकार है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है ये हमने अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका से। चलिए अगला है दोस्तों, इंडियन सुपर लीग कौन सा खेल खेला जाता है। तो इंडियन सुपर लीग में जो है आपका फुटबॉल जो है ये इंडियन सुपर लीग में खेला जाता है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो ये है आपका आईपीएल। चलिए, और अभी वर्तमान में शायद 14वें नंबर का आईपीएल था, जो कि सबसे पहले इंडिया में खेला गया। बाकी कुछ सेकंड हाफ जो था इसका ये दुबई में खेला गया था। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से कौन द हंग्री टाइड के लेखक है। दोस्तों जो द हंग्री टाइड के जो लेखक है ये है अमिताभ घोष। कौन हो जाएंगे, अमिताभ घोष जो है ये द हंग्री टाइड के लेखक हो जाएंगे। बाकी इनकी कुछ फेमस बुक है, जैसे कि अभी वर्तमान में एक नई है द नटमैग कर्स। ठीक है, द नटमैग कर्स। ठीक है, द नटमैग कर्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी एक और आई थी इनकी द गन्स आइलैंड, गन्स आइलैंड। ठीक है, गन्स आइसलैंड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस फिल्म तारे जमीन पर के लिए आमिर खान को इनमें से कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो तारे जमीन पर एक फिल्म आई थी आमिर खान की, देखा हुआ, इनके लिए इन्हें कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का यानी कि डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अगला है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका असम में स्थित है। दोस्तों अगर असम में बात करें, असम में कौन कौन से हैं, तो एक है आपका काजीरंगा, जहाँ पर एक गैंडा, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसके अलावा रायमोना नेशनल पार्क है जो कि अभी न्यू बना है 7वें नंबर का। ठीक है, 7वें नंबर का रायमोना नेशनल पार्क है। इसके अलावा देहिंग पटकाई है। ठीक है,
देहिंग पटकाई, ये सारे नए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान से याद कर लीजिएगा। और असम का एक फेमस डांस है जो मैंने बताया था, दैट इज़ बिहू है। एक है बगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा। और इसके बाद भारपेट है, भोरताल है, ठीक है। दोस्तों मैं पढ़ाने बैठूंगा तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अगर बात करें असम की, तो यहाँ पर भारपेट बता दिया मैंने और बिहू बता दिया। इसके अलावा एक चीज़ और, हाँ, यहाँ का जो लोक शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य पूछे तो वो है आपका सत्रिया नृत्य, ठीक है। सत्रिय जो कि भारत का 8वां जो है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अगला है, किस भारतीय क्रिकेट को अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला? तो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला? तो दैट इज एम एस धोनी। एम एस धोनी को अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। चलिए अगला है दोस्तों, एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो थायराइड हार्मोन होता है, इसके रूप में जो दवा प्रयोग की जाती है वो है आपकी लेवोथायरोक्सिन। कौन सी है? लेवोथायरोक्सिन जो है ये थायराइड के हार्मोन के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो दोस्तों जीन, जो आपके जीन बने होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो जीन होता है आपका डीएनए होता है, डीएनए या जीन होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ देखते हैं हम जीन का गठन किससे होता है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड से हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आ रहा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो दोस्तों जो आपका कोबाल्ट है, इसकी जो परमाणु संख्या है ये निम्न की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, किसकी? कोबाल्ट की। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछेगा कैंसर का जो रोग होता है, दोस्तों कैंसर का जो रोग होता है, कैंसर का रोग इसमें किस दवा का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के रोग में आपका कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, दिए गए नियमों या परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक बाइट कहेंगे, बाइट तो एक मेमोरी होती है, ये नहीं कहेंगे। एक सेट कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे। मैक्रो कहेंगे या सिंटेक्स कहेंगे? तो मैक्रो भी नहीं होता, मैक्रो की जो की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F8। शिफ्ट प्लस F8 से आपका मैक्रोज आता है, ठीक है। अगर बात करें सिंटेक्स कहते हैं, तो दिए गए नियमों या परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को सिंटेक्स कहते हैं। क्या? सिंटेक्स। चलिए अगला है, यहाँ पूरे हो गए, हाँ। चलिए अगला है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी डैश का एक लोक नृत्य है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो गया, कथकली केरल का हो गया, इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। और अभी असम का बताया था मैंने सत्रिय करके, ठीक है। यक्षगान कर्नाटका का हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों किसका हो गया? कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, ठीक है। अगला है, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? दोस्तों अगर आपके कोई भी सामान लेने गए हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई तो क्या होगा? तो इससे देखिए उपभोक्ता के अधिशेष में वृद्धि होगी, यानी कि जो आपकी बचत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या? अगर किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि होगी तो आपके बचत में तो वृद्धि होगी नहीं, उपभोक्ता के अधिशेष में घटत होगी, यानी कि आपकी बचत में कमी होगी। तो वहाँ बिल्कुल बचत में कमी होगी, क्योंकि पहले जो चीज़ 5 की आ रही थी अब वो 10 की आ रही है। पहले आप 5 रुपये बचा रहे थे 10 में से, और अब तो कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता अधिशेष में घटत होगी, ठीक है। अगला है, उपभोक्ता अधिशेष पर कोई असर नहीं होगा, तो ये भी गलत, असर तो होगा। निर्माता के अधिशेष में कमी, निर्माता के अधिशेष में तो वृद्धि होगी ना, क्योंकि उसने बढ़ाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता के अधिशेष में घटत। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो अभी मैंने बताया था आपको CHClF2, ठीक है, CHClF2 हो गई। इससे पहले CC12F2 करके बताया था, वो भी होती है, और CHClF2 भी होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो एक्सिस बैंक भारतीय बैंक है, HDFC भारतीय बैंक है, ICICI भारतीय बैंक है। बाकी जो आपका HSBC है ये नहीं है, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है, चाइना का एक बैंक है। चलिए अगला है, इनमें से किसे मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो दोस्तों मानसूनी वन है जो ये कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन। जो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन होते हैं मानसूनी वन भी कहते हैं। और भारत में जो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो केरल में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप पटना की राजधानी क्या है? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि पटना की राजधानी क्या है। तो देखिए ये 5वां या 6वां क्वेश्चन है जो कि राज्य से रिलेटेड है। तो पटना की यदि बात करें दोस्तों, कैपिटल तो हो जाएगी इसकी बिहार। अगर बात करें CM कौन है, तो CM है नीतीश कुमार। कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार, जो कि JDU पार्टी के नेता हैं।
अभी यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए थे, तो इसकी चुनाव सीट भी पूछ सकता है। विधानसभा कितनी है, 243 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन है, तो गवर्नर जो है इसके वो है फागू चौहान। कौन हो जाएंगे, फागू चौहान, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है एक दो, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, काफी पूछा था वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यही है। इसके अलावा इसके कुछ जो लोक नृत्य लोकगीत होते हैं वो है, जैसे जटा जटिन है, ठीक है, जटा जटिन, विदेशिया है, विदेशिया, पको पाखिन है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बता रहा हूँ वो है, ठीक है। समा चकवा है, पनवड़िया है, इस तरीके से ये पूछा था। विदेशिया तो काफी पूछा था, कौन सा, विदेशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का नाटक होता है ये। चलिए अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता है ये सन 1931 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1931 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि नेक्स्ट है वर्ष 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था, तो वर्ष 1739, ध्यान रखना, वर्ष 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी। इसमें मुगल सेना को जो है नादर शाह ने पराजित किया था। किसने, नादर शाह ने, ठीक है, 1739 में। चलिए अगला है एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो एलसीडी जो प्रोजेक्टर होता है आपका, इसका जो आविष्कार है ये जीन डॉल गोफ ने किया था। किसने किया था, जीन डॉल गोफ ने एलसीडी का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों, एक तोप का गोला दागा गया, ठीक है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण, प्रक्षेप्य गति का। किसका, प्रक्षेप, यानी कि कोई चीज प्रक्षेपित की गई यानी दागी गई, तो तोप का गोला दागा गया, ये किस गति का उदाहरण है, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो गति है ये है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का लेवल देख के पता चला होगा कि आखिरकार जो टीसी है वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है, तो दोस्तों भौतिक मात्रा जो चुंबकीय प्रवाह है इसकी जो इकाई है वो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर जो है आपकी ये चुंबकीय प्रवाह की यानी चुंबकीय जो फ्लो होता है उसकी इकाई होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज्य अपनाया था, तो दोस्तों अगर पंचायती राज की बात करें तो इसे 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, ठीक है। पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि सर्वप्रथम किसने अपनाया, राजस्थान ने अपनाया था। कब अपनाया था, 2 अक्टूबर 1959 को। कब, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। कब, किससे, नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। और अगर बात करें पंचायती राज जो है यानी कि जो पंचायत है ये किस अनुसूची में आती है, 11वीं अनुसूची में आती है। और अगर भाग पूछे संविधान का भाग कौन सा है, भाग है 9वां भाग, और इसके लिए एक संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 92 था, जो कि 93 में लागू हुआ था। कब, 1993 में, ठीक है। सारी ही डिटेल मैंने आपको बता दी। चलिए अगला है हमारे संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। क्या है, तो भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। भारत धार्मिक तो है नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए भारत एक ऐसा राज्य है। हाँ बिल्कुल, भारत में सभी धर्मों का ध्यान रखा जाता है। भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र है, तो अभी हम इतने अमीर नहीं है। यूएसए, रसिया और चाइना ये पूंजीवादी है। एक धनिक तांत्रवादी है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ सभी धर्मों के लोगों को मान्यता दी जाती है। अगला है इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है, तो सबसे कम खेल जो समय होता है दोस्तों ये होता है आपका कबड्डी का। जो कबड्डी होती है इसका खेल समय सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कबड्डी कबड्डी बार बार बोलना होता है ना, तो इस वजह से कम होता है, ठीक है। अगला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस बुक के जो लेखक हैं वो है किरण देसाई। किरण देसाई जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक हैं, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किरण देसाई। चलिए अगला है डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में देखिए मैं सारे ही आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहला तो ऑप्शन आंसर ही हो जाएगा कि जो तडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर देखिए आपको ऑप्शन हटाना होते तो किस तरीके से हटाती, देखिए पहला तो आपको मालूम ही होगा, अगर आपने नेशनल पार्क पढ़ रखे होंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो चंदेली, तडोबा ना, अंधारी, और इस तरीके संजय सिंह राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से ये है आपके महाराष्ट्र के। अगर बात की बांदीपुर कहाँ का है, तो बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक का। कहाँ का है, कर्नाटक का है बांदीपुर, ठीक है। पूछ ले बांधवगढ़ का है, तो ये एमपी का है बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़। यहाँ पर सफेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है। दांडेली ये शायद पता नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी दो बता दिए कि कर्नाटक जो है बांदीपुर कर्नाटक का, बांधवगढ़ एमपी का है। बचा तंडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो ये आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा हुआ तो आप इसे जो है जो आपके ऑब्जेक्ट है और जो आपके ऑप्शन है उसको क्या करेंगे, उसमें से छाट पाएंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए अगला है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है,
तो ये थी भानु अथैया। हाल ही में इनका निधन हो गया था दोस्तों। ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इन्हें फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। किसके लिए? फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? भानु अथैया। और ये कौन थी? ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। कौन थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ठीक है, चलिए अगला है, आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रचना करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपकी जो आंख है, एक तो बीच में उधर काला काला है और जो उसके बाहर साइड में आपको दिखता है सफेद हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो कि आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, तो उसे हम बोलते दोस्तों बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। जो आपका ये देखिए इस तरीके से आंख होती है, बीच में तो आपका ब्लैक होता है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका वाइट होता है। ठीक है, चलिए आंख बनाने की कोशिश करते हैं हम, थोड़ा ब्लैक रंग मिल जाए तो। चलिए देखते हैं कुछ हुआ क्या। तो नहीं हो रहा है दोस्तों, चलिए बाद में देख लेंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि आँख का जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो ब्लैक हो गया। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो है ये नेत्रदान में दान किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान। अगर पूछे मानव का जो आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। और दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 17 सेंटीमीटर। चलिए सारे ही फैक्ट मैंने बता दिए आपको। चलिए अगला है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों जो आपका प्रोटीन है इसका जो निर्माण होता है ये अमीनो अम्ल से होता है, यानी कि अमीनो एसिड से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियोटाइड से अभी मैंने बताया था, जो जीन्स होते हैं या जो डीएनए होता है आपका, इसका जो निर्माण है ये न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अगर पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो मोसले ने दी थी। ठीक है, किसने? मोसले ने। चलिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। ठीक है, 18 समूह है और 7 आवर्त है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो उस तत्व की परमाणु संख्या होगी 22। दोस्तों इसके लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल जो है रटनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको आंसर मालूम है तो ही अटेम्प्ट करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, 1 गीगाबाइट इनमें से डैश को छोड़कर बाकी सबके बराबर है। तो 1 गीगाबाइट जो होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ट्रिलियन बाइट्स। ठीक है, ट्रिलियन बाइट्स के बराबर, ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है आपका 1 गीगाबाइट। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ठीक है, ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1000 मेगाबाइट तो होगा नहीं, क्योंकि 1024 MB बराबर होता है आपका 1 GB यानी कि गीगाबाइट। ठीक है, 1 GB यानी कि गीगाबाइट, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो 1000 मेगाबाइट तो होगा नहीं। ठीक है, मिलियन किलोबाइट भी नहीं होगा, क्योंकि जीबी की बात हो रही है। तो ट्रिलियन बाइट्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 गीगाबाइट में ट्रिलियन बाइट्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में पूछा जा सकता है ये। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस जगह स्थित है? तो अभी मैंने बताया था कि वो यूनेस्को का बताया था मैंने, यूनाइटेड नेशंस का, वो था न्यूयॉर्क में। ये पूछ रहा है आपसे यूरोपीय संघ का, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी यूरोपीय संघ है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इससे सन 2020 में ब्रिटेन बाहर हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन बाहर हुआ था, जिससे इसकी सदस्य संख्या 28 से घटकर कितनी हो गई थी? 27 हो गई थी। और जो ब्रिटेन हटा था इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था जो ब्रेग्जिट। क्या बोला था? ब्रेग्जिट। तो आपसे पूछ सकता है ब्रेग्जिट घटना क्या है? तो ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से घटना ब्रेग्जिट है। टोटल 28 मेंबर थे, अब वर्तमान में कितने मेंबर है? 27। और पूछ रहे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। दोस्तों अभी एक जो आपका सबसे फेमस ग्रुप है वो है नाटो, जो आपको रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो इसी के चक्कर में हो रहा है। नाटो की बात करें, फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। चलिए, तो दोस्तों आपको नाटो के बारे में बता दिया मैंने। 1949 में स्थापना होती है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। और जेम्स स्टोलनबर्ग इसके वर्तमान प्रमुख है। और ये किसका सदस्य है? तो ये अमेरिका और यूरोपीय जो देश है उनका सदस्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? तो दीन ए इलाही का जो सदस्य बना था वो बने थे राजा बीरबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो राजा बीरबल जो थे ये दीन ए इलाही के सदस्य बने थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला है, देखिए फिर से आ गया, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? वो है C12F। ठीक है, अगला है, अलगोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? तो अलगोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? तो ये था आपका इन एन इनक्वेंट क्या है ये इंकवेनियंट ट्रूथ। ठीक है, एन इंकवेनियंट ट्रूथ। ठीक है, ये शायद उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, ये गलती से ऐड हो गया तो इसको आप रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, ये सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, सुबह या सांझ का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? तो हुमायूं था, अकबर था, और आपका जो है शेर शाह सूरी नहीं था। ठीक है, और कामरान मिर्जा था। तो हुमायूं था, अकबर था, बाबर था, कामरान मिर्जा था, बट जो शेर शाह सूरी है ये मुगल वंश का शासक नहीं था। अगला है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने, और यहीं से इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर दांडी तक गया था। कहाँ तक? दांडी तक गया था। ठीक है, और इसमें जो इसको जो कब चालू किया गया था? तो ये जो है 12 मार्च 1930, डेट पूछी जाती है आपसे, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुआ था दांडी पहुंचकर। साबरमती से स्टार्ट हुआ, दांडी पहुंचकर कंप्लीट हुआ, जिसे हम नमक तोड़ो कानून के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आईसीआर में पूछा गया कि जो गांधी जी हैं इनके साथ कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 78 लोगों ने पैदल यात्रा की थी। ठीक है, चलिए अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्प्रेरक की बात करें तो किसी भी क्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो इसकी जो खोज की थी ये बर्जिलियस ने की थी। किसने? बर्जिलियस ने। अगला है, प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों प्लासी की जो युद्ध है ये सन 1757 में लड़ा गया था, और जो इसमें बंगाल का नवाब था वो था सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है आपका प्लासी का युद्ध होता है सन 1757 में। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो दोस्तों भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की जो इकाई है वो होती है जूल प्रति केल्विन, क्योंकि ऊष्मा को केल्विन में मापा जाता है। अगला है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है तो उसकी जो सजा है वो एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। और दोस्तों इसके लिए एक आर्टिकल होता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 72। तो जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को सजा मृत्यु दंड को माफ कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 में है। वर्तमान में जो आपकी जो समान नागरिक संहिता ये गोवा के अंदर लागू है, ध्यान रखना गोवा के अंदर। अगला है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक थे, कौन से? बीजिंग ओलंपिक थे, उसमें निशानेबाजी में जो है आपका गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद अभी जो जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो कि आपके एथलेटिक्स में जीता है, ट्रैक एंड फील्ड में भाला फेंक के लिए। ठीक है, चलिए और कहाँ हुए थे अभी? टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो में हुए थे, जापान की राजधानी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बाकी वीडियो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।